बच्चों, अब मैं आपको 2.5 में पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, अर्थात 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक ग्रुप था केंद्रीय शक्ति या सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की जैसे कंट्री शामिल थे, और जो सेकेंड अलायंस था एलाइड पावर्स, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली और रोमानिया थे। इन जो ये दोनों ग्रुप बने थे या अलायंसेस थे, अकेले इनकी आर्मी ही इसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि ये वो समय था जब कॉलोनीज अर्थात उपनिवेश, ये एक शॉर्ट कंसेप्ट है जिसमें केवल इकोनॉमिकल व्यूज होता है कि इकोनॉमिकल तरीके से किसी देश पर अपना अधिकार जताना, और दूसरा है जो इम्पीरियलिज्म अर्थात साम्राज्यवाद। यह एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, रिलीजियस, कल्चरल, सभी और इकोनॉमिक हर तरीके से ये राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर अपना अधिकार करते थे या पोजीशन एस्टेब्लिश करते थे। किन कारणों से करते थे मैंने आपको ये भी बताया था क्लास में। 3 कारण थे कि उन्हें मनी चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था और टेक्निक। तो उनके पास मनी भी थी और टेक्निक्स भी थी या टेक्नोलॉजी, है ना, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था। इसके कारण वो दो कंसेप्ट, शॉर्ट एक कॉलोनीज और या दूसरी इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद के तहत अन्य विश्व के अन्य राष्ट्र, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन पर, अफ्रीका पर कब्जा करते थे, और उनकी आर्मी को भी इसमें उनने इंक्लूड किया था, जिसके कारण ये युद्ध बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। और नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर इस समय पेट्रोग्राद कर दिया गया। और नेक्स्ट है रासपुतीन नामक एक सन्यासी था, उसने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। किसकी राजशाही को? निकोलस सेकंड जार की। अब आपको ये तो मैंने बताया कि किस तरीके से दो अलायंसेस थे और क्या क्या हुआ। अब वॉर किस तरीके से लड़ा गया ये आपको मैं मैप के थ्रू, इसमें आप वीडियो में देख लेना। एक, क्योंकि जो पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट था वह 2 पार्ट में था, एक ईस्ट पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न साइड या वेस्ट साइड जो युद्ध वॉर लड़ा गया वह ट्रेंच वॉर के नाम से जाना जाता है, अर्थात गड्ढे में घुसकर सैनिक लड़ रहे थे। तो इसमें क्या था कि जो सैनिक थे वो किस तरीके से थे, जो सैनिक थे वो सेफली लड़ रहे थे, ठीक है। और जो ईस्ट साइड था उसमें सैनिक कैसे लड़ रहे थे? खुले में लड़ रहे थे, वो मारे जा रहे थे और बहुत नुकसान हो रहा था ह्यूमन बीइंग का। तो इसमें है 1914 टू 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं की पराजय हुई, और 1917 में रूसी सेना को भारी पराजय झेलनी पड़ी। अप्रॉक्सी 70 लाख ह्यूमन बीइंग डेड हो गए, और इस तरीके से जो रूसी आर्मी थी वो बैक होती गई, पीछे हटती गई, और अपने रास्ते में आने वाली क्रॉप्स अर्थात फसलें, इमारतें अर्थात बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय या नष्ट कर रही थी, ताकि जो दुश्मन की आर्मी है वहां टिक ना सके। क्योंकि यदि खाने पीने की चीजें वहां बची रहेंगी या जो रिहायशी बिल्डिंगें रहेंगी तो वो उसमें रहकर अपने आप को अच्छे से हेल्दी वेल्दी बनाएंगे और आगे युद्ध लड़ पाएंगे। कौन? जो अपोजिट, रूस के अपोजिट जर्मनी और ऑस्ट्रिया हैं, तो वो कुछ ना कर पाए। और इससे रूस में 30 लाख या 30 लाख से ज्यादा ह्यूमन बीइंग क्या हो गए? शरणार्थी हो गए, और रूसी लोग अब युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। और इसके बाद आपको बताना चाह रही हूं कि प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूस पर क्या इंपैक्ट हुआ। तो आपको देखिए, फर्स्ट वहां के जो उद्योग धंधे नष्ट हो गए और जो इंडस्ट्रियल मशीनरीज थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि जो बाल्टिक सागर था, है ना, सी था, जिस रास्ते से विदेशी मतलब फॉरेनर इंडस्ट्रियल गुड्स आते थे,
है ना, वो आप किसके पोजीशन में चले गए, जो कभी रशिया के पोजीशन में हुआ करते थे वो अब जर्मनी के पोजीशन में चले गए क्योंकि रशिया हार गया था। नेक्स्ट है मजदूरों की कमी, मतलब लेबर्स की, क्योंकि स्वस्थ लोगों को युद्ध में भेजने लगे। मतलब जब युद्ध में गए, और आपको हमने बताया है कि ईस्ट साइड का जो वॉर चल रहा था वो खुले में लड़ा जा रहा था, तो ह्यूमन बीइंग का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, है ना, और सोसाइटी पर भी असर पड़ रहा था और लगभग 30 लाख लोग शरणार्थी बन गई थी। बच्चों ये 2.5 वाला जो पॉइंट है इसमें आपको सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल पावर एंड एलाइड पावर में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये लिखे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया, ये भी अपन ने पढ़ा है, पेट्रोग्राद, तो ये आप लिख देंगे। उस सन्यासी का नाम बताइए जिसने निकोलस जार द्वितीय के शासन को अलोकप्रिय बनाया, है ना, तो वो रासपुतिन अपन देख चुके हैं। फिर आपको जब मैं क्लास में पढ़ाती थी तो मैं आपको ये चीज ही बताती थी बेटा कि जो साइड में बॉक्स में जो डेफिनेशन क्लॉज दिए रहते हैं, जैसे आपकी बुक में 33 पेज पर दिया हुआ है, तो उसमें राजशाही, निरंकुश राजशाही अर्थात ऑटोक्रेसी, डायनेस्टी क्या है, तो इस पर आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो किंग होता है उसका बिना रोक टोक रूलिंग करना, शासन करना। नेक्स्ट है रियल वेजेस, मतलब वास्तविक वेतन क्या है, तो वास्तविक वेतन का मतलब ये होता है कि यह इस बात का पैरामीटर होता है कि किसी पर्सन के लिए जो सैलरी मिलती है वो एक्चुअल में उससे आप कितनी चीजें परचेस कर सकते हैं। तो इंग्लिश में मतलब ये दिया हुआ है यहां पर कि रियल गुड रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेजेस विल एक्चुअली बाई। मतलब मैंने अपनी हिंदी लैंग्वेज में, सरल इंग्लिश में और आपकी बुक की लैंग्वेज में भी आपको बता दिया कि मतलब कोई व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए जो उसको सैलरी के थ्रू मिलता है कि वो वास्तव में कितनी चीजों को उससे परचेस कर सकता है। नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया पर क्या इफेक्ट हुआ, तो अभी आपने देखा कि ये अपन ने पढ़ा, तो ये आप आंसर में अपने मेंशन कर सकते हैं। एक छूट गया है जदीदी। व्हाट इज जदीदी? जदीदी का मतलब है कि जो रशियन एम्पायर, इन रशियन एम्पायर में जो एक्टिव मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, है ना, उनको क्या कहा गया? जदीदी। तो मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। बच्चों इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए और मैं आपको समरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी बता रही हूं और आप लोग पीछे के बुक के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी मेरे मैटर के थ्रू आपके कवर हो रहे हैं। और जब पूरा चैप्टर मैं लास्ट में डाल दूंगी पूरे वीडियोस, उसके बाद एक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेज भी अटैच कर दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। धन्यवाद।